दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की बिगेस्ट फिल्म बाहुबली से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। बाहुबली फिल्म सीरीज इंडिया में बनी अभी तक की कुछ वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्मों में से एक है और इस फिल्म ने पहली बार इंडियन ऑडियंस को एकदम नए तरह के सिनेमा के दर्शन करवाए थे। एक ऐसा सिनेमा जो कि फिल्म बाहुबली के पहले इतने बड़े और विशाल रूप में इंडिया में नहीं बना था। बाहुबली फिल्म देखते टाइम पर ऐसा लगता है कि हम किसी सपनों की दुनिया में खो गए हैं और ये सारी चीजें हमारे सपने में हो रही हैं। फिल्म के अंदर इतने बड़े वाटरफॉल, इतने बड़े बड़े राजमहल और इतने सूरवीर योद्धाओं को देखकर ऐसा लगता है कि जितने बड़े और विशाल रूप में हम चीजों को सोच सकते हैं उसको हूबहू किसी ने पर्दे पर उतार दिया है। और फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि फिल्म के बड़े बजट के साथ ही साथ फिल्म के अंदर भरपूर एक्शन और आपके दिल को छूने वाले इमोशंस हैं, जिससे कि आप इस फिल्म से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। फिल्म का हर एक छोटे से छोटा सीन और सारे कैरेक्टर्स एकदम लार्जर देन लाइफ हैं। तो अब बिना समय गवाए जय माहेश्मती बोलकर वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग एक एपिक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसको रिलीज किया गया था 10 जुलाई सन 2015 को। फिल्म के एक एक सीन को तेलुगु और तमिल दोनों ही लैंग्वेज में एक के बाद एक शूट किया गया था और फिल्म को ओरिजिनली तेलुगु और तमिल में पूरा शूट करने के बाद में इसको हिंदी, मलयालम और उड़िया में डब किया गया था। फिल्म के अंदर हमें नजर आए थे प्रभास, राणा डुग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना, राम्या कृष्णन, सत्यराज और नसार। फिल्म को डायरेक्ट किया था द ग्रेट डायरेक्टर एस राजमौली ने, जिनके कैरियर की बतौर डायरेक्टर ये 10वीं फिल्म थी और इसके पहले भी वो छत्रपति, विक्रमार्कुडु, यमगोंडा, मगधीरा और मक्खी जैसी कई और ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके थे। और एस राजमौली इंडिया के एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनका फिल्मों को डायरेक्ट करने का सक्सेस रेशियो अभी तक एकदम 100% है। फिल्म की स्टोरी लिखी थी एस राजमौली के पिता के.वी. विजेंद्र प्रसाद ने और एस राजमौली की ज्यादातर फिल्मों की स्क्रिप्ट उनके पिता के.वी. विजेंद्र प्रसाद ही लिखते आए हैं। फिल्म को प्रोड्यूस किया था शोभू यारलगड्डा और प्रसाद देवी नैनी ने और फिल्म के अंदर अपना म्यूजिक दिया था एस राजमौली के ही कजन ब्रदर एम कीरवानी ने और लगभग 25 मिनट की लेंथ के टोटल 7 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। और फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छा था और हर लैंग्वेज में इसको डब करके रिलीज किया गया था। और फिल्म का म्यूजिक एल्बम कुछ ऐसी चुनिंदा फिल्मों के म्यूजिक एल्बम में से एक है जिसके डब्ड वर्जन को लोगों के द्वारा काफी पसंद किया गया है। फिल्म के पॉपुलर गाने थे ममता से भरी, जल रही हैं, कौन है वो कौन है, खोया है, स्वप्न सुनहरे, पंछी बोले और मनोहारी। फिल्म के इन सभी सुपरहिट गानों में मेनली अपनी आवाज दी थी कैलाश खेर, नीति मोहन, पलक मुच्छल और दिव्या कुमार ने। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो बाहुबली सीरीज में से फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग का बजट लगभग 180 करोड़ के आसपास रखा गया था और फिल्म ने टोटल वर्ल्ड वाइड में लगभग 650 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग को टोटल वर्ल्ड वाइड में सारी भाषाओं को मिलाकर टोटल 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जिनमें से 1500 स्क्रीन पर इसके हिंदी डब्ड वर्जन को रिलीज किया गया था। और अगर इसके केवल हिंदी डब्ड वर्जन की बात करें तो इसने लगभग 118 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग उस टाइम पर इंडिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। इसके पहले तक ये रिकॉर्ड था सन 2014 में आई फिल्म पीके के नाम पर, लेकिन बाद में सन 2015 में फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग ने ये रिकॉर्ड अपने नाम पर दर्ज कर लिया था। और फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग की उस टाइम पर रिकॉर्ड तोड़ टिकट से सेल की गई थी और ये ऐसी पहली तेलुगु फिल्म थी जिसका बजट 100 करोड़ से ज्यादा लगभग 180 करोड़ रुपए रखा गया था। और इस फिल्म को 99,000 से भी ज्यादा लोगों ने IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग की पूरी शूटिंग लगभग 380 दिनों में कंप्लीट की गई थी और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने के लगभग 1 साल पहले से ही फिल्म के प्री प्रोडक्शंस के ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया था। फिल्म के पूरे प्री प्रोडक्शंस में फिल्म के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, फिल्म के लिए कैसे सेट्स की ज़रूरत है, फिल्म के अंदर काम करने वाले सारे एक्टर और एक्ट्रेस की ड्रेस और फिल्म के अंदर कौन कौन से हथियारों की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने के पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था। और फिल्म बाहुबली की एक बेसिक स्टोरी का आइडिया एस राजमौली के दिमाग में कहाँ से आया था, इसके बारे में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। एस राजमौली ने बताया कि इस टाइप की इतनी बड़ी फिल्म बनाने का आइडिया उनके दिमाग में काफ़ी पहले से था। राजमौली ने बताया कि जब वो बहुत छोटे थे तब उस टाइम पर अपने बचपन में अमर चित्र कथा नाम की एक कॉमिक किताब को पढ़ा करते थे, जिसके अंदर हिंदू माइथोलॉजी की बहुत सारी स्टोरीज छपी होती थीं और वो सारी स्टोरीज उन्हें काफ़ी इंप्रेस करती थीं, खास करके बड़े बड़े महल और बड़े बड़े योद्धाओं की स्टोरी। और फिल्म बाहुबली की स्टोरी भी उनके दिमाग में एकदम से नहीं आई थी। उनके पिता के.वी. विजेंद्र प्रसाद ने काफ़ी साल पहले एक सीन बताया था जिसमें एक तेज नदी के बहाव में एक लेडीज हाथ में एक बच्चा लिए हुए आगे की तरफ बढ़ती जाती है और ये सीन राजमौली को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था।
इसके बाद उनके पिता ने उन्हें एक वफादार गुलाम के बारे में बताया जो कि राज सिंहासन पर बैठने वाले राजा या राजमाता की आज्ञा का पालन हमेशा करता है और उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। और इसके बाद उनके पिता ने एक ऐसे राजा के बारे में बताया जो कि राज सिंहासन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे उसके लिए उसको किसी भी हद तक जाना पड़े, उसकी परवाह वो बिल्कुल भी नहीं करता है। और अपने पिता के द्वारा बताए गए ये सारे कैरेक्टर्स और इनकी क्वालिटीज एस राजमौली को काफ़ी पसंद आई और उन्होंने अपने पिता से बोला कि इन सारे कैरेक्टर्स को जोड़कर एक फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जाए। और इस तरह से उनके पिता के.वी. विजेंद्र प्रसाद ने फिल्म के एक एक कैरेक्टर्स को डेवलप करके पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की। हालांकि राजमौली सबसे ज़्यादा इम्प्रेस थे एक लेडीज के द्वारा तेज नदी के बहाव में अपने हाथ में ऊपर बच्चा उठाने वाले सीन से, और वो सबसे पहले सोच रहे थे कि इसी किरदार को एक सेंटर कैरेक्टर बनाकर पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाए। लेकिन इसके लगभग 3 से 4 महीनों बाद उनके पिता ने फिल्म बाहुबली की पूरी स्क्रिप्ट एस राजमौली को सुनाई और ये फाइनल स्क्रिप्ट एस राजमौली को भी काफ़ी पसंद आई और उन्होंने इसी स्क्रिप्ट के ऊपर एक बहुत बड़े लेवल पर फिल्म बनाने का अनाउंसमेंट किया। और ये एस राजमौली की ऐसी पहली फिल्म थी जो कि पूरी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी। इसके पहले एस राजमौली अपनी फिल्म यमागोंडा और मगधीरा के अंदर पार्शली माइथोलॉजिकल और पार्शली मॉडर्न टाइम की स्टोरी को दिखा चुके थे। उनके पिता के.वी. विजेंद्र प्रसाद ने बताया कि फिल्म बाहुबली के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स उन्होंने महाभारत से इंस्पायर्ड होकर लिखे थे। जैसे फिल्म के अंदर कटप्पा के किरदार की कुछ क्वालिटीज उन्होंने महाभारत में भीष्म पितामह के किरदार को देखकर लिखी थी, जो हमेशा राज सिंहासन का ही साथ देगा, फिर चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। ऐसे ही बिज्जल देव का किरदार कुछ धृतराष्ट्र के किरदार के जैसा है और भल्लाल देव का किरदार कुछ दुर्योधन के जैसा है और बाहुबली का किरदार पूरे 5 पांडवों के जैसा है। इसके अलावा के.वी. विजेंद्र प्रसाद ने बताया कि फिल्म की एक बेसिक स्क्रिप्ट सन 1967 में आई एक कन्नड़ फिल्म इम्मादी पुलिकेसी से काफ़ी कुछ इंस्पायर्ड है, जो कि चालुक्य राजा पुलिकेशिन द्वितीय की लाइफ के ऊपर बनी है। यहाँ तक कि फिल्म के अंदर भल्लाल देव की मूर्ति को उठाने का जो एक पूरा का पूरा सीक्वेंस है, इस पूरे सीन को भी उन्होंने इसी फिल्म के इस सीन से इंस्पायर्ड होकर लिखा है। और अगर आप इन दोनों सीन्स को एक साथ देखेंगे तो ये बात आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। फिल्म के अंदर एस राजमौली ने बाहुबली के किरदार के लिए प्रभास को साइन किया था, जो कि इसके पहले एस राजमौली की फिल्म छत्रपति में भी एक साथ काम कर चुके थे। और फिल्म के अंदर भल्लाल देव के किरदार के लिए राणा डुग्गुबाती को और देवसेना के किरदार के लिए अनुष्का शेट्टी को साइन किया गया। लेकिन फिल्म के अंदर तमन्ना के किरदार के लिए एक टाइम पर सोनाक्षी सिन्हा और तापसी पन्नू के नामों के ऊपर भी विचार किया जा रहा था, लेकिन किसी कारण से बात नहीं बन पाई और बाद में इसके लिए तमन्ना को ही फाइनल किया गया। इसके अलावा फिल्म के अंदर राजमाता शिवगामी देवी के किरदार के लिए सबसे पहले श्रीदेवी को अप्रोच किया गया था, लेकिन श्रीदेवी उस टाइम पर इस फिल्म के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए की फीस की डिमांड कर रही थी। लेकिन एस राजमौली ने इसके लिए उन्हें मना कर दिया था और बाद में उनके इस किरदार को राम्या कृष्णन को दिया गया था, जिन्होंने फिल्म के अंदर शिवगामी देवी के किरदार को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया था। और फिल्म के अंदर सबसे पहले कटप्पा के किरदार के लिए मोहनलाल को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस टाइम पर मोहनलाल की कुछ डेट्स की प्रॉब्लम के चलते वो इस फिल्म के अंदर काम नहीं कर पाए थे और बाद में ये रोल सत्यराज को दिया गया था। फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग की शूटिंग 6 जुलाई सन 2013 को रॉक गार्डन कुरनूल में स्टार्ट की गई थी और फिल्म के लिए लगभग 1500 स्टोरी स्केच बोर्ड तैयार किए गए थे, जिनमें फिल्म के एक एक सीन्स को कैसे शूट किया जाना है उन सारे सीन्स के लिए पहले से ही बहुत सारे स्केचेस तैयार किए गए थे। और फिल्म का पहला ही सीन एक बहुत बड़े वाटरफॉल के पास में शूट किया जाना था और इस वाटरफॉल वाले पूरे सीक्वेंस को अथिरापल्ली वाटरफॉल केरला में शूट किया गया था, जो कि रियल में एक इतना बड़ा वाटरफॉल नहीं है, लेकिन मुक्ता VFX ने कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से इस पूरे वाटरफॉल को एनहेंस करके लगभग 1500 फुट ऊंचे एक वाटरफॉल में तब्दील कर दिया था, जो कि देखने में काफ़ी ऊंचा और काफ़ी विशाल दिखाई दे रहा था। और इसी वाटरफॉल पर फिल्म बाहुबली के पहले भी बहुत सारी फिल्मों के सीन्स को शूट किया गया है, जैसे शाहरुख खान की फिल्म दिल से के एक गाने जिया जले का ये सीन, फिल्म सिर्फ तुम का ये सीन, फिल्म मेला का ये सीन और ऐसे बहुत सारे सीन्स को केरल के इसी अथिरापल्ली वाटरफॉल्स पर शूट किया गया है, जो कि केरल का सबसे ऊंचा फॉल है। और इस वाटरफॉल की ओरिजिनल ऊंचाई लगभग 80 फीट के आसपास है और इस वाटरफॉल वाले सीक्वेंस को लगभग 109 दिनों में पूरा शूट करके कंप्लीट किया गया था। और इस पूरे वाटरफॉल वाले सीक्वेंस के लिए मुक्ता VFX के द्वारा बहुत सारे अलग अलग सेट्स तैयार किए गए थे और इस पूरे वाटरफॉल वाले सीक्वेंस में प्रभास हमें बहुत सारी जंप करते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली इन सारे सीन्स को शूट करने के लिए प्रभास इसके पहले अपने कंधे की लगभग 2 महीने की एक सर्जरी करवाकर वापस आए थे, इसलिए प्रभास के कंधे की सर्जरी का ध्यान रखते हुए एक्शन डायरेक्टर पीटर हैन ने इन सारे एक्शन सीक्वेंस को बड़ी ही सावधानी से डिजाइन किया था, जिससे कि इन सीन को शूट करते टाइम पर प्रभास को कोई दिक्कत ना हो। और इस पूरे वाटरफॉल वाले सीक्वेंस में तमन्ना को भी कई बार प्रभास के साथ दिखाया जाना था
और वहाँ पर तमन्ना के तैयार होने के लिए कोई भी वैनिटी वैन नहीं थी और तमन्ना वहीं सेट पर एक कपड़े की आड़ में अपने कपड़ों को चेंज करके इन सीन्स को बार बार शूट करने के लिए आती थीं। इसके अलावा फिल्म के सबसे स्टार्टिंग सीन में शिवगामी देवी को एक न्यू बॉर्न बेबी को अपने हाथ में नदी के बीचों बीच ऊपर उठाए हुए दिखाया जाना था और इस सीन के लिए एकदम एक नए बच्चे की ज़रूरत थी। तो उसी टाइम पर एस एस राजमौली को अपने प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के एक न्यू बॉर्न बेबी के बारे में पता चला और उसी न्यू बॉर्न बेबी को इस सीन में हमें दिखाया गया था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीन में दिखाए जाने वाला ये बच्चा एक लड़का नहीं एक लड़की थी। इसके अलावा फिल्म के अंदर वॉर वाले सीक्वेंस के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर साबू सिरेल ने लगभग 10,000 अलग अलग टाइप के हथियार तैयार किए थे, जिनमें बहुत सारे हेलमेट, तलवार, भाला, ढालें और आर्मर जैसी बहुत सारी चीज़ें शामिल थीं। और इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए कार्बन फाइबर मटेरियल का यूज किया गया था, जो कि काफ़ी हल्का होता है। और भल्लाल देव के हेलीकॉप्टर वाले रथ के पंखे भी इसी से तैयार किए गए थे। और इस वॉर वाले पूरे सीक्वेंस को लगभग 5,000 जूनियर आर्टिस्ट की सहायता से लगभग 200 दिनों में पूरा कंप्लीट किया गया था। इसके अलावा फिल्म के अंदर जो हमें महेशमती का एक विशाल सेट दिखाया जाता है, इस पूरे विशाल सेट को फिल्म सिटी में लगभग 20 एकड़ एरिया में 1,000 लोगों ने लगभग 200 दिनों में पूरा कंप्लीट किया था। और फिल्म के अंदर केवल इस सेट बस की अकेले कीमत थी लगभग 85 करोड़ रुपए, जो कि पूरी फिल्म के लगभग आधे बजट के आसपास था। इसके अलावा फिल्म सिटी में ही भल्लाल देव का एक लगभग 100 फुट ऊंचा स्टैच्यू भी तैयार किया गया था। भल्लाल देव का ये स्टैच्यू लगभग 8,000 किलोग्राम का था और इस स्टैच्यू को लगभग 100 कुशल कारीगरों ने 12 दिनों में पूरा कंप्लीट किया था। और फिल्म बाहुबली के अंदर यूज किया गया ये पूरा सेट और ये सारी चीज़ें आज भी फिल्म सिटी में मौजूद हैं और इन सारी चीज़ों को फिल्म सिटी में एक म्यूजियम में रखा गया है, जहाँ पर लोग जाकर इन चीज़ों को आज भी देखते हैं। और फिल्म बाहुबली इंडिया की ऐसी पहली फिल्म है जिसके लिए इस टाइप से एक अलग से म्यूजियम बनाया गया है। इसके अलावा फिल्म के अंदर वॉर वाले एक सीक्वेंस में हमें जो एक लाल कलर का बहुत बड़ा कपड़ा दिखाई देता है, एक्चुअली इस सीन को शूट करने के लिए रियल में काफ़ी बड़े कपड़े का यूज किया गया था, लेकिन बाद में इसको कंप्यूटर ग्राफिक्स से और ज़्यादा बड़े रूप में हमें फिल्म के अंदर दिखाया गया था। फिल्म के अंदर ज़्यादातर सीन्स और ज़्यादातर शॉट्स VFX से ही काफ़ी इन्हेंस करके दिखाए गए थे और इसके लिए लगभग 600 से भी ज़्यादा VFX आर्टिस्टों ने लगभग 2 साल तक इसके लिए काम किया था। इसके अलावा फिल्म के वॉर वाले सीक्वेंस में कालकेय की लैंग्वेज के लिए एक पूरी अलग से आर्टिफिशियल लैंग्वेज को तैयार किया गया था। और फिल्म जब रिलीज हुई थी तब उस टाइम पर बहुत सारे लोगों को लगा था कि कालकेय फिल्म के अंदर हमें कुछ भी बोलते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके लिए एक पूरी की पूरी किल की लैंग्वेज अलग से डिजाइन की गई थी और इस पूरी लैंग्वेज को मदन कार्के ने डिजाइन किया था और इस लैंग्वेज के अंदर लगभग 750 से भी ज़्यादा वर्ड, 40 से भी ज़्यादा ग्रामर रूल और 22 से भी ज़्यादा सिंबल्स हैं और कालकेय के द्वारा बोली गई भाषा के एक एक शब्द का मीनिंग है। इस भाषा को चाहें तो आप भी सीख सकते हैं। इसके लिए SS राजमौली ने इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी किल्की नाम से लॉन्च की है। और फिल्म बाहुबली इंडिया की ऐसी पहली फिल्म है जिसके लिए एक अलग ही फिक्शनल लैंग्वेज का यूज किया गया है और ये लैंग्वेज आगे चलकर लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की गई। इसलिए बाद में दिसंबर सन 2015 में पॉप सिंगर सिमिता ने इसी भाषा में एक गाना बाहा किल्की के नाम से यूट्यूब पर अपलोड किया था। ये गाना चाहें तो आप आज भी सुन सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फिल्म के अंदर अलग से इस भाषा को डिजाइन इसलिए किया गया था जिससे कि फिल्म देखने में एकदम रियल दिखाई दे और इसका पूरा श्रेय जाता है इसको डिजाइन करने वाले मदन कार्के को। और इस भाषा को आगे चलकर वर्ल्ड से यंगेस्ट और इजीएस्ट लैंग्वेज का भी टैग दिया गया है। इसके अलावा फिल्म के अंदर दिखाए गए बहुत सारे सीन्स को महाबलेश्वर में शूट किया गया था और बर्फ वाले बहुत सारे सीक्वेंस को बुल्गारिया के पहाड़ों पर बहुत सारी रियल लोकेशंस पर शूट किया गया था और बाद में इन सारे सीन्स को कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से काफ़ी बड़े तौर पर दिखाया गया था। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन के बारे में और कुछ फैक्ट्स जो कि फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग में अभी बाकी हैं, उन सारे फैक्ट्स को हम इसके दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं बाहुबली के अननोन फैक्ट्स के पार्ट 2 में और अभी बहुत सारे अननोन फैक्ट्स बाकी हैं तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसके दूसरे पार्ट को आप जरूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में।